वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू सीरीज 2020 राइट। सो 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ऑब्वियसली पीवाईक्यूज हैं तो प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन ही होंगे राइट। सो उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंड प्लस उनके बेसिस पे क्या न्यू क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है, किस तरह से नए क्वेश्चन बनते हैं, क्या पैटर्न होता है, उन पे भी बात करेंगे। सो प्रीवियस सेशंस आई थिंक मैंने 2020 के 2 सेशंस लिए हैं और उन 2 सेशंस में आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है राइट। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जस्ट ए सेकेंड, ओके। सो लास्ट सेशन में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। सो जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किन फॉर्म्स में अकर होता है, हैपन होता है राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, गोल कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। सो लास्ट सेशन में जैसा कि मुझे याद है कि मैंने आपको जो आंसर था वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, दैट इज व्हाई आई गिवन यू द आंसर दैट वाज role conflict, option number 4, but that was incorrect. The right answer for this question is vertical conflict, right? Interpersonal का मतलब समझ रहे हैं, interpersonal का मतलब होता है कि आपसी। so goal conflict अगर की बात करते हैं तो goal conflict में एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसको अचीव करना होता है, तो उसमें गोल कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात ही नहीं। इंटरपर्सनल जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे गोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि गोल कहीं ना कहीं किसी भी टीम का, किसी भी ग्रुप का एक ही होता है राइट। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट ये भी नहीं होगा एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा राइट। सो यहाँ पे जो वर्टिकल से समझेंगे, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को आप समझते होंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट कह ले राइट। कम्युनिकेशन जहाँ पे है ऑब्वियस सी बात है, वहां पे अगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का लैक है तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से समझे आप। हॉरिजॉन्टल वो होता है जहां पर पीयर्स की बात करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में कई सारे लोग काम कर रहे हैं सेम पैरेलल लेवल पे, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। सो पैरेलल लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, दैट विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल लेवल पे मतलब कि टॉप से डाउन की बात करेंगे राइट। जब टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू टॉप की बात करेंगे तो वहां पे 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है राइट। तो इंटरपर्सनल की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब दो के बीच में राइट। इंट्रापर्सनल नहीं है, ये इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल में भी आपको समझना होगा। इंट्रापर्सनल होता है जो कि खुद से बात करता है पर्सन, मतलब खुद के लिए खुद से होता है। इंटरपर्सनल मतलब कि दो लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा वो 1-to-1 होगा, मतलब 1 by 1 राइट, क्योंकि वो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है राइट। टॉप डाउन डाउन टॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट ही क्या होता है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है राइट। सो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is planned change includes all except one of the following elements। क्या देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, प्लान्ड चेंज इंक्लूड्स ऑल, मतलब इनमें से सब कुछ इंक्लूड होता है एक्सेप्ट वन, मतलब एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सो प्लान्ड चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं, सिर्फ एक नहीं है, बाकी के 3 हैं प्लान चेंजेस। सो आपको नहीं क्या है इसमें से वही बताना है, आपको एक्सेप्ट पूछा है। ऑप्शन 1 है स्ट्रक्चर, दूसरा है पीपल, थर्ड है एनवायरमेंट एंड फोर्थ है टेक्नोलॉजी राइट। सो आप देखेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो प्लांट चेंज इंक्लूड्स क्या है, स्ट्रक्चर है। प्लांट जहां पे प्लांट चेंजेस होते हैं वहां पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर किया है तभी वो प्लांट किया है राइट, कि स्ट्रक्चर्ड वे में है, प्लांट वे में है राइट। पीपल की बात आएगी वहां पे, जहां पे प्लांट चेंजेस होंगे वहां पे कौन इन्वॉल्व होता है, पीपल ही इन्वॉल्व होते हैं राइट। चौथा है टेक्नोलॉजी। सो स्ट्रक्चर बन गया, पीपल है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको लीड करने के लिए पीपल चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए राइट। सो टेक्नोलॉजी हो गया, पीपल हो गया एंड इन्वायरमेंट हो गया। सो प्लांट चेंजेस में स्ट्रक्चर भी आता है, पीपल भी आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है। क्या नहीं आता है, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं होता है प्लांट चेंज के अंदर राइट।
So option number third would be the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज स्टाफ अथॉरिटी किस तरह से वर्क करती है. देखेंगे ऑप्शन वन है अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है एडवाइस ऑन सर्टेन मैटर्स, थर्ड है अ करियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ है अ चेन ऑफ कमांड. सो आपको इसका सही आंसर बताना है. स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज, किस तरह से स्टाफ अथॉरिटी काम करती है. सो अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में, या फिर एडवाइस ऑन सर्टेन मैटर्स के रूप में, या फिर करियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, या फिर अ चेन ऑफ कमांड. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एडवाइस ऑन सर्टेन मैटर्स. जब किसी भी सर्टेन मैटर पे आप एडवाइस करते हैं तो वहां पे कौन सा रोल प्ले करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं आप, दैट यू वर्क एज स्टाफ अथॉरिटी, राइट. जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वही आपको लाइक जो सुपीरियर पर्सन होता है, जो स्टाफ अथॉरिटी होती है, वही आपको एडवाइस कर सकता है सर्टेन मैटर्स पे. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, इसका राइट आंसर नहीं होगा. थर्ड देखेंगे करियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड अ चेन ऑफ कमांड, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं बिल्कुल होगा, राइट. सो क्योंकि क्या होता है कि देखिए यूजीसी नेट में क्या होता है, आपको सारे कभी कभी आपको सारे ही ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. लेकिन उस केस में आप क्या करेंगे, आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे. ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही दिमाग से और शॉर्ट एंड स्पेसिफिक वे में सॉल्व करना होता है. सबसे अच्छी जो टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे एलिमिनेट करेंगे कि क्या नहीं हो सकता, पहले उसको ढूंढिए आप. अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप ढूंढेंगे जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो उसको ढूंढिए. अगर एक या दो आपने फाइंड कर लिया कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो बाकी आपके पास सपोज दो में आपका कंफ्यूजन रह गया, तो आपके पास 50% विन एंड 50% लॉस का चांस रहता है. वहां पे आप तुक्का भी मार सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाए तो आप उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है. अगर एलिमिनेशन से भी नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए. लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है तो उस क्वेश्चन पे अगेन एक बार ग्लिम्स डालिए, मे बी आपको वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे और आपको इजिली आप सॉल्व करें. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को आप देखते हैं और लगता है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, इसको तो कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं. लेकिन जब उसको आप 2-4 बार देख लेते हैं तो उसको आपको फिर याद आने लगता है कि अच्छा ये तो देखा था, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होगा, राइट. सो इस तरह से काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन. नैरो स्पैन, पहला है फ्लैट स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब नैरो स्पैन को क्या बोलते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. थर्ड है या फिर टॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को. सो फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है आपको समझना है. फ्लैट का मतलब फ्लैट, बिल्कुल पैरेलल लेवल पे, राइट. और टॉल का मतलब लंबाई में, ठीक है, ऊपर वर्टिकल वे में. और फ्लैट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वे में होता है. नैरो स्पैन ऑफ मतलब कहीं ना कहीं संकीर्ण की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन क्या हो सकता है, दैट इज टॉल स्ट्रक्चर. टॉल स्ट्रक्चर होगा इसका सही आंसर, क्योंकि नैरो स्पैन मतलब कहीं ना कहीं आप एक तरह से वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल वे में बात कर रहे हैं, जैसे दैट इज द टॉल वे, राइट. और फ्लैट ऑब्वियसली बात है, फ्लैट पे आप जब अगर बात करते तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वो पैरेलल लेवल पे हो गया. सो जब ब्रॉड लेवल की बात करते जो कि पैरेलल लेवल पे हो गया, वो हो गया आपका फ्लैट स्ट्रक्चर, जो कि एरिया वाइज ज्यादा कवर कर रहा है. नैरो स्पैन हो जाएगा जो एरिया तो कम ले रहा है लेकिन वो उसकी लेंथ, जिसकी हाइट है ज्यादा है, तो टॉल स्ट्रक्चर हो गया क्या, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर भी नहीं होगा. सो नैरो एंड टॉल एंड फ्लैट दोनों आपको समझ में आया होगा आई गेस. सो ये दोनों, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं. टॉल स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछ लिया गया, नेक्स्ट कभी क्वेश्चन में आपको फ्लैट स्ट्रक्चर पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए. सो आपको समझ में आ गया होगा दैट दिस क्वेश्चन आंसर इज टॉल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 3. नाउ विल सी appraisal based on results in is based on. appraisal based on results is based on, पहला है critical incidents, दूसरा है management by objectives, तीसरा है graphic scales, और चौथा है grading systems. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, appraisal based on results is based on
critical incident, management by objectives, graphic scales and fourth grading system. क्या हो सकता है इसमें से? इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है. So here the right answer for this question is appraisal based on results is based on critical incidents, management by objectives, graphic scales and grading system. So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO हो जाएगा. अप्रेजल बेस्ड किस पे होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पे ही तो बेस्ड होता है क्या अप्रेजल सिस्टम. अप्रेजल किस पे बेस्ड होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पे. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टे इन स्ट्राइक ऑल्सो नोन एज. स्टे इन स्ट्राइक को किस नाम से और किस और नाम से जाना जा सकता है या जाना जाता है? पहला है जनरल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है स्टे इन स्ट्राइक को. गो स्लो स्ट्राइक को जाना जाता है स्टे इन स्ट्राइक के नाम से. सिंपैथेटिक स्ट्राइक को जाना जाता है स्टे इन स्ट्राइक से, या फिर टूल्स डाउन स्ट्राइक को स्टे इन स्ट्राइक जाना जाता है. इसका सही आंसर हो जाएगा अब मैं आपको पहले सबसे पहले समझाती हूँ कि क्या क्या जो आपके सामने 4 ऑप्शंस है. जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनको भी समझेंगे, उनसे भी क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे हो सकता है वो भी देखेंगे. सो जनरल स्ट्राइक क्या होती है? जो जनरली स्ट्राइक हो जाती है डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर जनरल यूनियन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो जनरल स्ट्राइक पे चले जाते हैं. दैट इज नोन एज जनरल स्ट्राइक. गो स्लो स्ट्राइक ये होता है कि काम पर तो आते हैं लेकिन काम बहुत ही स्लो करते हैं. जो काम वो 1 घंटे में करते थे वही काम वो सपोज 8 या 9 घंटे में कर रहे हैं. राइट. तो दैट इज विल कि आ रहे हैं ऑफिस में, आ रहे हैं कंपनी में, आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं लेकिन काम में प्रोडक्टिविटी नहीं है. वो जो काम 1 घंटे में करते थे उसी काम को 9 घंटे में कर रहे हैं. मतलब काम को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं. एक तरह की वो स्लो डाउन स्ट्राइक, मतलब जो स्लो काम को स्लो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक है. तो दैट इज नोन एज गो स्लो स्ट्राइक. सिंपैथेटिक स्ट्राइक मतलब कि सपोज कोई यूनियन है, उसको कोई सपोज कॉन्फ्लिक्ट है ऑर्गेनाइजेशन से, वो स्ट्राइक पे चले गए, उसके दूसरा यूनियन आया उनके बिहाफ पर, मतलब उनके साथ वो भी जुड़ गए कि अच्छा ये किस लिए आपने स्ट्राइक किया, अच्छा इसलिए स्ट्राइक किया, ठीक है मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ. तो वो हो गई सिंपैथेटिक स्ट्राइक, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको सिंपैथी है उस यूनियन से या उस पर्सन से या फिर उस टीम से या फिर उस ग्रुप से, तो आप भी उसके साथ स्ट्राइक में शामिल हो गए. दैट इज नोन एज सिंपैथेटिक स्ट्राइक. टूल्स डाउन स्ट्राइक एंड टूल्स डाउन स्ट्राइक को पेन डाउन स्ट्राइक भी बोला जाता है. ये आपको याद रखना होगा कि टूल्स डाउन स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज पेन डाउन स्ट्राइक. राइट. और इसी को जाना जाता है किस नाम से? स्टे इन स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. A stay in strike also known as tools down strike और pen down strike. Right? Next question देखेंगे. During the pendency of conciliation and adjudication proceedings, which one of the following is prohibited? मतलब क्या कह रहे हैं कि जब दौरान, किसके दौरान? पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन एंड एजुडिकेशन के दौरान, मतलब जब पेंडेंसी हो किसकी? कॉन्सिलिएशन एंड एजुडिकेशन की प्रोसीडिंग की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड. इनमें से क्या प्रोहिबिटेड है? किस चीज को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फिर मना होता है? पहला है घिराव, दूसरा है स्ट्राइक एंड लॉकआउट, तीसरा है लॉकआउट एंड चौथा है स्ट्राइक. इनमें से क्या है जो कि मना किया जाता है, वर्जित होता है, नहीं करना होता है जब प्रोसीडिंग पेंडेंसी में है? मतलब वो भी पूरा उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका फिर सॉल्यूशन नहीं आया. राइट. सो अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग में है तो क्या नहीं करना होता है, क्या प्रोहिबिटेड होता है, ये बताना था आपको. आई मीन टू से दैट बताना है आपको. सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2. स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं करना होता है जब कोई भी फैसला नहीं आया है, पेंडेंसी है अभी भी, राइट, प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस टाइम पे ना तो एम्प्लॉयर लॉकआउट कर सकता है, एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं कर सकता. वो नहीं कह सकता कि आप चले जाइए, आप घर चले जाइए, आपको हम काम पे नहीं रख सकते हैं, जो भी रीजन बता के आपको काम पे बोलते हैं कि काम पे आपको आना ही नहीं है, आपको जब बुलाया जाएगा तो वापस आना है. या फिर ऐसा नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, धरना प्रदर्शन करने लगे, एम्प्लॉयर को परेशान कर दिए.
सो उस केस में ना तो एम्प्लॉयर लॉकआउट करेगा, ना ही तो एम्प्लॉय ही स्ट्राइक पर जाएंगे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन एंड एजुकेशन प्रोसीडिंग्स। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर ऑन विच करियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स इज। वो क्या मेन फैक्टर है जिनके ऊपर एक पर्सन का करियर डिपेंड होता है? क्या होता है वो? एक किसी भी पर्सन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका करियर किस बात पर, किस चीज पर डिपेंडेंट होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है? उसकी क्वालिफिकेशन, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है इंटरनल एक्सपोजर, या फिर उस चौथा ऑप्शन है एक्सपीरियंस के बेसिस पर। क्या है जिसके ऊपर उसका करियर डिपेंड करता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। परफॉर्मेंस पे, किसी भी पर्सन के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है क्या? उसका करियर। परफॉर्मेंस is the main factor on which career of a person depends, right? So here the right answer for this question is option number 2. Next question है, specific environment differs from general environment on the ground that it is, पहला है it covers almost the entire environment, दूसरा more relevant for an organization, तीसरा है it is more complex and dynamic, एंड चौथा है इट इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। क्वेश्चन क्या था? स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स डिफर्स फ्रॉम जनरल एनवायरमेंट, कि जो स्पेसिफिक कुछ एनवायरमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो किससे डिफरेंट होता है, किससे डिफर करता है? कुछ जनरल एनवायरमेंट से ऑन द ग्राउंड दैट इट इज, वो क्या है? कुछ जनरल, जैसे जनरल एनवायरमेंट से कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंट होती है जो कि डिफर करते हैं। सो उसका सही आंसर आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है, पहला था इट कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर एनवायरमेंट, दूसरा है मोर रेलिवेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, एंड चौथा है इट इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोर रेलिवेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। Now we'll see next question. Because of which of the following factors do organizations resist change? किन फैक्टर्स के कारण ऑर्गेनाइजेशंस चेंज को रेसिस्ट करते हैं? वो चाहते नहीं कि चेंजेस हो। किन फैक्टर्स की वजह से, किन, ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस चेंजेस नहीं चाहते? वो कहीं ना कहीं चाहते हैं उसको रोकना, वो चाहते ही नहीं कि चेंजेस हो। पहला है शंक कॉस्ट, दूसरा है एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, तीसरा है पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, या फिर चौथा लीगल कंस्ट्रक्शन के कारण। क्या ऐसा वजह है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट करते हैं चेंजेस में, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पहले देखेंगे क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस इसका कोई मतलब नहीं है, सो ये नहीं होगा। पॉलिटिकल सिचुएशन भी कोई खास वजह नहीं है, एंड लीगल कंस्ट्रक्शन भी कोई खास वजह नहीं है। सो ये तीनों ही नहीं है इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। संक कॉस्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस रेसिस्ट करते हैं चेंजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन मेनी ways except the following one। क्या कह रहे हैं? the term organization is used in many ways except the following one। पहला है as process, दूसरा है as entity, तीसरा है as production process, चौथा है as a ground of people। क्वेश्चन है, the term organization is used in many ways except the following one। पहला है as process, दूसरा है as entity, तीसरा है एज प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड चौथा है एज अ राउंड ऑफ पीपल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन मेनी वेज एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन, दैट इज एज प्रोडक्शन प्रोसेस। सो एक्सेप्ट पूछा था, राइट? मेनी वेज में क्या है जो कि यूज नहीं किया जाता है, मतलब द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन मेनी वेज, मतलब जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशनल, जो टर्म है वो यूज किया जाता है मेनी वेज, मतलब कई तरीके से यूज किया जाता है। वो यूज क्या क्या किया जाता है? दैट दे आर ऑप्शन 1 एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल जो टर्म एज अ प्रोसेस यूज किया जाता है,
एज एंटिटी यूज किया जाता है, चौथा है एज अ ग्राउंड ऑफ पीपल यूज किया जाता है, बट किसकी तरह नहीं यूज किया जाता है, दैट इज एज अ प्रोडक्शन प्रोसेस, एक्सेप्ट पूछा था इसमें, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज अ वन टाइम पे ऑफर्ड एन एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड। क्या कह रहे हैं, डैश इज अ वन टाइम पे ऑफर्ड एन एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड। जब एम्प्लॉय टर्मिनेट कर दिया जाता है तो कौन सा पे होता है, जबकि उसको टर्मिनेट करने के बाद वन टाइम में पे किया जाता है, वो क्या होता है, बोनस होता है, दूसरा सेवरेंस पे होता है, तीसरा सैलरी होता है, या फिर चौथा कमीशन होता है। इनमें से क्या होता है जो कि वन टाइम में पे किया जाता है आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेवरेंस पे होता है। वो जब एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसको सेवरेंस पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग चार्ट इज नॉट प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ऑर्गेनाइजिंग चार्ट इज नॉट प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। आपके सामने ऑप्शंस है, टॉप डाउन, दूसरा है लेफ्ट टू राइट, तीसरा है सर्कुलर एंड चौथा है डायगोनल। सो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यहाँ पर किन किन फॉर्म से प्रेजेंट किया जाता है, पहला है टॉप डाउन, टॉप डाउन वे में प्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा था तो आपको नॉट बताना था, राइट। यहाँ पे क्या क्या होता है मैं वो बता रही हूँ अभी फिलहाल, राइट। सो टॉप डाउन वे में चार्ट प्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में भी किया जाता है एंड डायगोनल भी किया जाता है, राइट, जिसको क्रॉस कल्चरल बोलते हैं, राइट। तो डायगोनल वे में भी किया जाता है। सर्कुलर वे में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कभी भी प्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपेंडेंट इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a dependent in the first category of the Employees State Insurance Act 1948। पहला है a widowed mother, दूसरा a widow, तीसरा है an unmarried legitimate or adopted daughter, और चौथा है a dependent father। इनमें से नॉट पूछा है आपको कि इनमें से कौन सा जो है डिपेंडेंट इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मतलब इनमें से डिपेंडेंट नहीं है, राइट। आपको पूछा गया है अंडर दी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। सो बाकी के सारे डिपेंडेंट होंगे, अ विडोड मदर होगा, अ विडो होगी, तीसरा है एन अनमैरिड इलेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर हो सकती है, चौथा है जो है और डिपेंडेंट फादर, वो आपका फर्स्ट कैटेगरी डिपेंडेंट नहीं हो सकता है, राइट, अंडर द ESI एक्ट 1948। सो अंडर द ESI एक्ट 1948 के तहत बोल रहे हैं, राइट। अ डिपेंडेंट फादर वुड नॉट बी द फर्स्ट डिपेंडेंट इन द फर्स्ट कैटेगरी, राइट। बाकी के होंगे, और विडोड मदर भी होगी और विडो भी होगी, और वो बच्चा जो कि लेजिटिमेटली मतलब कानूनी तौर पर उसने किसी पर्सन ने अडॉप्ट किया है उस बच्चे को, और वो बच्चा अनमैरिड है, तो वो भी उस पर डिपेंडेंट की कैटेगरी में ही आएगा, बट डिपेंडेंट फादर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन क्वेश्चन को उलट के बोला गया, जैसा कि मैंने बताया था अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला। टूल्स डाउन स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज, टूल्स डाउन स्ट्राइक को और किस नाम से जाना जाता है, पहला है गो स्लो स्ट्राइक, दूसरा है सिंपैथेटिक स्ट्राइक, तीसरा है जनरल स्ट्राइक एंड चौथा है स्टे इन स्ट्राइक। बाकी ऊपर मैंने समझा दिया था सारे ऑप्शंस को कि गो स्लो स्ट्राइक क्या होती है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होती है, जनरल स्ट्राइक क्या होता है एंड स्टे इन स्ट्राइक क्या है और इसका क्या मतलब होता है। सो हियर द राइट आंसर इज, यू माइट हैव गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर 4, स्टे इन स्ट्राइक को ही टूल्स डाउन स्ट्राइक कहा जाता है, जिसको पेन डाउन स्ट्राइक भी बोला जाता है, राइट। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे एंड मजा आ रहा होगा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्राइक विच आर कंडक्टेड बाय वर्कर्स और एम्प्लॉइज विदाउट द अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ यूनियंस। क्वेश्चन है, स्ट्राइक विच आर कंडक्टेड बाय वर्कर्स और एम्प्लॉइज without the authority and consent of unions
ऐसा स्ट्राइक जो कि कंडक्ट किया जाता है वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज के द्वारा बिना अथॉरिटी एंड कंसेंट से, किसके, यूनियन के बिना अथॉरिटी एंड कंसेंट से किया जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको व्हाइट कैट स्ट्राइक बोलेंगे, दूसरा जनरल स्ट्राइक बोलेंगे, तीसरा सिट डाउन स्ट्राइक बोलेंगे, या फिर चौथा स्लो डाउन स्ट्राइक बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? जहां पर बिना यूनियन के परमिशन के ही, बिना यूनियन के अथॉरिटी एंड कंसेंट से ही वर्कर्स या फिर इंप्लॉइज स्ट्राइक पर चले जाते हैं, उसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइट कैट स्ट्राइक्स बोला जाता है, जहां पे बिना परमिशन के ही ये वर्कर्स या फिर इंप्लॉइज स्ट्राइक पर चले जाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाइट कैट स्ट्राइक्स। नेक्स्ट, इसके आगे थैंक यू नोट है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको मजा आया होगा सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आती रहूं और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आती रहूं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो कि आपको आपके पढ़ाई में, आपकी स्टडी में वो आपको बूस्ट करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं नए वीडियोस लेकर के आती हूँ आपके लिए यूट्यूब पर, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें इजीली और आप उनको इजीली अवेल करते रहें, देखते रहें, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई लेबर वेलफेयर के लिए कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, देन यू कैन लेट देम नो एज वेल एंड यू कैन शेयर माय चैनल, राइट। So thank you so much for watching me, and thank you very much.